Why rupees falling? बैलेंस ऑफ पेमेंट अकाउंट एक चीज़ होती है वेयर वी रिकॉर्ड ऑल ट्रांजैक्शंस बिटवीन पीपल ऑफ द कंट्री एंड फॉरेनर्स। 2 लाख करोड़ रुपीस का एफपीआई इंडिया से बाहर गया है। अभी इंडियन इकोनॉमी इज नॉट इन ट्रबल, हाउएवर वी विल हैव टू मेक श्योर दैट वी डू करेक्ट रिफॉर्म्स। क्या आपको लगता है रुपी 100 को टच कर जाएगा क्या? इट इज़ वेरी अनलाइकली इन माई पॉइंट ऑफ व्यू, क्योंकि अभी बैंक ऑफ अमेरिका ने भी बोला है कि ये फिर से वापस 86-87 पे जाएगा। एक्सचेंज रेट इज नथिंग बट simply a reflection of price of one currency for another. क्या आरबीआई का इंटरवेंशन इज करेक्ट? एक्चुअली जब रुपी इतना स्लाइड कर रहा है तो आरबीआई हैड टू इंटरव्यू। डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू दिस एपिसोड ऑफ बियॉन्ड क्लासरूम। सो टुडे हम लोग डेप्रिसिएशन ऑफ रुपी को डिस्कस करने वाले हैं। डेप्रिसिएशन ऑफ रुपी एक ऐसा टॉपिक है जो यूपीएससी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एंड गिवन दैट स्पेशली जो मेंस अपीयर करेंगे उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड फर्दर प्रीलिम्स के लिए भी इंपॉर्टेंट है। इस डेप्रिसिएशन ऑफ रुपी के मल्टीपल डायमेंशंस हैं। अब चाहे हम इसकी कॉजेज़ को समझना चाहें, चाहे हम इसके इम्पैक्ट को समझना चाहें, तो इसी पर्टिकुलर इश्यू को इन डिटेल इन ऑल द पॉसिबल डायमेंशन डिस्कस करने के लिए टुडे वी हैव विद अस विभास सर एंड प्रखर सर। सो माय फर्स्ट क्वेश्चन इज विद विभास सर। सर बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करते हैं। लेट्स सी सर की फर्स्ट जो क्वेश्चन है दैट इज़ कि सर ये वाई रुपीज़ फॉलिंग। राइट, सो देखिए इसमें दो तरीके से हम देखते हैं। एक्चुअली बैलेंस ऑफ पेमेंट अकाउंट एक चीज़ होती है वेयर वी रिकॉर्ड ऑल ट्रांजैक्शंस बिटवीन पीपल ऑफ द कंट्री एंड फॉरेनर्स। उसके दो पार्ट होते हैं, करंट अकाउंट, कैपिटल अकाउंट। करंट अकाउंट में आता है कि जो हमने एक्सपोर्ट किया बाहर माइनस जो हमने हमारा जो इंपोर्ट बाहर से आया, कमोडिटी एंड सर्विस, साथ में जो रेमिटेंसेस बाहर से आएंगे और जो हमने रेमिटेंस बाहर भेजा। रेमिटेंस मतलब जैसे स्कॉलरशिप हो गया, गिफ्ट्स हो गए, डोनेशंस हो गए, तो जो हमने फॉरेन कंट्री भेजा और हमारे यहाँ आए। और तीसरा होता है नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, कि जो हमारे लोग बाहर जाके इनकम अर्न कर रहे हैं एज वेज, रेंट, इंटरेस्ट, प्रॉफिट, और जो बाहर के लोग हमारे यहाँ आके इनकम अर्न कर रहे हैं। और फिर होता है कैपिटल अकाउंट। इट इज अबाउट इन्वेस्टमेंट्स फ्लोइंग इनटू इंडिया, इन्वेस्टमेंट्स फ्लोइंग आउट ऑफ इंडिया, एंड बोरोइंग डन बाय इंडिया एंड लेंडिंग डन बाय इंडिया। तो ये मिलाकर बीओपी के ऑटोनोमस ट्रांजैक्शन हम कहते हैं, बनते हैं अकाउंट्स। अब जनरली इंडिया की रूपी जब डिप्रिशिएट हुई है इन द पास्ट, तो क्या होता था, करंट अकाउंट यूज्ड टू बी द डोमिनेंट रीजन, क्योंकि हमारा हमेशा से ऐसा रहा है कि हम इंपोर्ट ज़्यादा करते हैं, एक्सपोर्ट कम कर पाते हैं, तो उससे एक डेफिसिट आता है। देखिए इंपोर्ट का मतलब क्या हुआ, आपको बाहर वाले को पैसे देने पड़ेंगे, यू विल हैव टू पे मनी। एक्सपोर्ट का मतलब हुआ कि बाहर वाले ने आपको पैसे दिए, सो मोर एक्सपोर्ट्स विल मीन डॉलर फ्लोज इन, इंपोर्ट मीन्स डॉलर फ्लोज आउट। तो अब वो डॉलर जो फ्लो आउट कर रहा है, हम तो डॉलर प्रिंट कर नहीं सकते, तो डॉलर कहाँ से आएगा अगर हम एक्सपोर्ट करें। तो करंट अकाउंट पे अगर डेफिसिट होती थी या अगर रेमिटेंस भी उतने नहीं आ पाए तो रूपी डिप्रिशिएट करती थी, क्योंकि इसका मतलब रूपी की मांग कम है, डॉलर की ज्यादा है, तो डॉलर की वैल्यू बढ़ जाती थी। इस बार अभी क्या हो रहा है कि हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट में उतना ज्यादा नहीं है। अगर हम पिछले 2 साल से देखें, स्पेशली लास्ट 1.5 साल से, तो रूपी काफी डिप्रिशिएट हुई है। 2025 के जनवरी में रूपी वॉज अप्रॉक्सीमेटली 84-85 रुपीज टू अ डॉलर, 84 रुपीज टू अ डॉलर। तो वहां से अराउंड 15% का डिप्रिसिएशन हुआ है इन द लास्ट 1.5 years and 5 months। तो उसका कारण रहा है कैपिटल आउटफ्लो फ्रॉम इंडिया। तो एक कारण है कि हमारे यहाँ से कैपिटल आउटफ्लो हो रहा है, पैसे बाहर जा रहे हैं, और करंट अकाउंट डेफिसिट इंडिया का रहा है। पिछले साल भी अगर हम देखें तो हमारा टोटल एक्सपोर्ट जो रहा गुड्स प्लस सर्विसेज वो $863 बिलियन था। जो टोटल इंपोर्ट्स हैं गुड्स प्लस सर्विसेज वो $960 बिलियन से ज़्यादा थे। तो करंट अकाउंट पे एक्सपोर्ट इंपोर्ट पे भी $100 बिलियन का गैप था, लेकिन उसे कवर कर लेता है रेमिटेंसेस। हमारा इनफ्लो ऑफ रेमिटेंस $135 बिलियन का था, आउटफ्लो भी थे $70 बिलियन, लेकिन इनफ्लो था $135 बिलियन। तो करंट अकाउंट ऑफ डेफिसिट ऑफ इंडिया वाज नॉट इवन 1.5% ऑफ जीडीपी, तो वहां हम सेफ थे। ये मैं वॉर से पहले की बात कर रहा हूँ। लेकिन उसके बाद भी रूपी डिप्रिशिएट कर रही थी, क्योंकि जो एक होता है एफडीआई, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, ये पैसा जो बाहर की कंपनीज हमारे यहाँ लगाती हैं, साथ में अपनी प्रॉफिट अपने हमारे यहाँ री इन्वेस्ट करती हैं, जो प्रॉफिट हमारे यहाँ कमाया हमारे यहाँ लगा दिया, साथ में अपनी एग्जिस्टिंग कंपनीज को जो वो लोन देती हैं, जो मान लीजिए पेप्सिको अमेरिका गिव्स अ लोन टू पेप्सिको इंडिया, तो इन 3 चीज़ों से बनता है ग्रॉस एफडीआई। इसमें से जब हम माइनस करते हैं जो पैसा हमारी कंपनीज ने बाहर लगाया, जो पैसा फॉरेन कंपनी से जो प्रॉफिट कमाया वो बाहर ले गए, तो बनता है नेट एफडीआई। तो अब यहाँ क्या है कि हमारा नेट एफडीआई पहले $10 बिलियन था 2022 में भी। इसका मतलब था कि $10 बिलियन नेट बेसिस देश में आ रहे थे, लेकिन
इस साल नेट एफडीआई $0.4 बिलियन चला गया। मैं इसका कहने का मतलब ये है कि पैसे का जो इनफ्लो होता है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के रेट पे, ये वन ऑफ द लोएस्ट पे है। इवन दो ग्रॉस एफडीआई इज $90 बिलियन, तो पैसा आ रहा है बहुत, लेकिन जा भी रहा है उतना ही ज्यादा। अब जा क्यों रहा है ज्यादा? इसके 3 कारण हैं। अनसर्टनिटी विद इन इंडियन इकोनॉमी, हमारे रूल्स हमने जल्दी जल्दी चेंज किए हैं। सेकेंड रीजन इज lack of attraction for foreign investors in India because of active policy favoring certain companies in India. कुछ कंपनीज को फेवर किया गया क्योंकि हम आत्मनिर्भर भारत बनाना चाहते थे, तो फॉरेन कंपनीज को एक तरह से मैसेज मिला कि यहाँ ज्यादा पैसा लगाने से फायदा नहीं है। एंड थर्ड, लैक ऑफ रिसर्च एंड डेवलपमेंट इन इंडिया इन एआई। तो आप देखेंगे एआई रिलेटेड लैब्स या उस तरह के इन्वेस्टमेंट्स इंडिया में उतने नहीं आए। तो ये कारण है कि हमारे यहाँ नेट एफडीआई जो है वो लो है। और करंट अकाउंट डेफिसिट हाई रहा क्योंकि ये कंपैरेटिवली है क्योंकि एक्सपोर्ट इंपोर्ट के मुकाबले कम रहे हैं। उसके अलावा एफपीआई भी कारण है जो प्रखर सर। हाँ सर, प्रखर सर, इफ यू वुड लाइक टू ऐड एनीथिंग टू इट। तो जैसे सर ने बताया कि वाई रुपीज फॉलिंग दीज डेज, एक इसका और रीज़न है जो सर अभी फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट की बात कर रहे थे, एफपीआई की। तो इंडिया में एफपीआई अगर हम अभी लास्ट टाइम में देखें तो अप्रॉक्सीमेटली 2 लाख करोड़ रुपीस का एफपीआई इंडिया से बाहर गया है। इसका मतलब एफपीआई बाहर जाने का मतलब क्या है? जिन इन्वेस्टर्स ने, फॉरेन इन्वेस्टर्स ने इंडिया में पैसा इन्वेस्ट कर रखा है, वो बिकॉज ऑफ कुछ रीजंस, वो रीज़न अभी मैं बताऊंगा, उसकी वजह से वो यहाँ से इंडिया से पैसा निकाल के बाहर ले जा रहे हैं। अब वो रीज़न एक तो है ग्लोबल अनसर्टेनिटी बिकॉज ऑफ ईरान वॉर, एज सर मेंशन्ड, एंड अदर थिंग्स ऑल्सो। तो ग्लोबल अनसर्टेनिटी की वजह से लोगों का इमर्जिंग मार्केट्स लाइक इंडिया में भरोसा नहीं रहता, इसलिए वो सेफ असेट्स की तरफ इन्वेस्ट करना चाहते हैं, इसलिए वो गोल्ड में इन्वेस्ट करना चाहते हैं या यूएस ट्रेजरी बॉन्ड्स की तरफ जाते हैं, तो इंडिया से अपना पैसा ले जाते हैं। एक तो ये रीज़न है। साथ ही साथ यूएस फेडरल रिजर्व भी कई बार इंटरेस्ट रेट अपने बढ़ा देता है, तो इन्वेस्टर्स गेट मोर रिटर्न इन यूएस और अदर कंट्रीज रादर देन इंडिया। इस वजह से काफ़ी पैसा हमारा एफपीआई का बाहर चला गया है, जिसकी वजह से हमारा रुपी डेप्रिशिएट कर रहा है। एक इसमें और भी कारण हो रहा है कि जैसे अमेरिका के फेडरल रिजर्व ने अपना इंटरेस्ट रेट अगर वहाँ भी रखा, माई चांस अगर ऐसा मान लें इंटरेस्ट रेट वही है अमेरिका में, लेकिन अमेरिकन गवर्नमेंट की बोरोइंग्स बहुत हाई होती जा रही है, क्योंकि जो ट्रंप ने सोचा था कि टैरिफ लगा देंगे और वहाँ से डेफिसिट कंट्रोल हो जाएगा, वो हुआ नहीं। अब तो टैरिफ के खिलाफ रूलिंग भी आ गई, लेकिन अमेरिकन गवर्नमेंट के अपने खर्चे बहुत बढ़ते गए हैं लगातार। तो आज की डेट में अमेरिका का जो फिस्कल डेफिसिट है वो 6% ऑफ देयर जीडीपी है, विच इज हिस्टोरिकली एट अ वेरी हाई लेवल। पिछले 45 साल के में ये हाईएस्ट है। तो उसका नतीजा क्या है कि मान अब फिस्कल डेफिसिट में क्या होता है, मेरी सरकार को बोरोइंग करना है, तो ये बॉन्ड बेचेंगे मार्केट में, तो बॉन्ड सप्लाई करेंगे ज़्यादा, तो बॉन्ड का प्राइस गिरता है और बॉन्ड का यील्ड बढ़ता है कि कोई अगर मैं ज़्यादा लोन मांगूंगा तो लोग मुझे लोन तभी देंगे जब इंटरेस्ट रेट हाई हो। तो जब भी अमेरिकन बॉन्ड की यील्ड बढ़े, मतलब अमेरिकन डॉलर को आज भी एक सेफ एसेट माना जाता है, तो अगर अमेरिकन बॉन्ड की यील्ड बढ़े तो बहुत सारे इन्वेस्टर्स फिर, जैसा अभी प्रखर सर बता रहे थे, कि इमर्जिंग मार्केट को छोड़कर फिर अमेरिका जाते हैं कि भले ही इंटरेस्ट रेट ना चेंज हुआ बट बॉन्ड यील्ड बिकम्स एन अट्रैक्टिव फैक्टर। तो वो भी एक कारण रहा है कि अमेरिका's heavy borrowing has and the uncertainty has also resulted in that. सर ऐसा सुन के लग रहा है कि सर इज इंडियन इकोनॉमी इन ट्रबल। अच्छा नहीं, अब ये बहुत सही सवाल पूछा आपने। इंडियन इकोनॉमी इज नॉट इन ट्रबल। मैं उसको बताता हूँ, क्योंकि अब है क्या कि पॉलिटिशियंस तो पॉलिटिशियन है, जो ऑपोजिशन में है वो बोलेंगे इंडियन इकोनॉमी इज इन ट्रबल, जो सरकार में है वो बोलेंगे बिल्कुल शानदार हालत है, हम तो 6th लार्जेस्ट हैं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। दोनों ही के बीच में है हम अभी। देखिए मैं आपको एक पर्सपेक्टिव सभी सुनने वालों को देना चाहता हूँ। तो ट्रबल में इकोनॉमी को हम क्या देखेंगे, तो हम 91 से कंपेयर करते हैं या 2013 से कंपेयर करते हैं, व्हेन इंडियन इकोनॉमी वाज एक्चुअली इन ट्रबल। तो 91 में तो खैर क्राइसिस ही हो गया, थैंकफुली इन 2013 वी डिडंट हैव अ क्राइसिस। तो 2013 में जैसे इन्फ्लेशन लेवल्स वर इन डबल डिजिट, आज इन्फ्लेशन जो है वो 5% भी नहीं है। 2013 जब, क्योंकि 2013 में बार बार इसलिए कह रहा हूँ कि वो फ्रेजाइल 5 का जमाना आ गया, तो टेपर टैंट्रम एक टर्म है, क्योंकि अमेरिकन सेंट्रल बैंक ने सडनली मनी सप्लाई कम कर दी थी, कम करने की बात कह दी थी, जिससे कि मनी फ्लो ऐसे आउटफ्लो हुआ था देश से, जैसा अभी देखने को मिल रहा है। पर उसमें हमारे जो फंडामेंटल्स थे वो वीक थे। फिस्कल डेफिसिट 6% के ऊपर था, इन्फ्लेशन 10% के ऊपर था, करंट अकाउंट डेफिसिट 4% के ऊपर था। तो आप कह सकते हैं कि द इकोनॉमी इज इन ट्रबल। अभी हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट 1.5-2% के आसपास है, विच इज कंट्रोलेबल। फिस्कल डेफिसिट 4%, 4.5% है, कंट्रोलेबल। इन्फ्लेशन नॉट इवन 4% एट द मोमेंट, लुकिंग गुड। जीडीपी ग्रोथ एट 7%। अलॉन्ग विद दैट एक सबसे उस पर अच्छी बात है कि हमारा फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स आर एट $690 बिलियन, और ये $690 बिलियन तब है जब $40 बिलियन आरबीआई ने ऑलरेडी खर्च कर दिया है रूपी को स्टेबलाइज करने के लिए,
क्योंकि डॉलर लोग डिमांड करते हैं तो आरबीआई सप्लाई कर देती है डॉलर, ताकि रुपये गिरे नहीं ज़्यादा। तो अभी इंडियन इकोनॉमी इज नॉट इन ट्रबल, हाउएवर वी विल हैव टू मेक श्योर दैट वी डू करेक्ट रिफॉर्म्स। लाइक हमने जो टैक्सेशन लगा रखा है बॉन्ड मार्केट में, उससे बहुत सारे फॉरेन इन्वेस्टर्स अब नहीं आ रहे हैं। पहले हम बॉन्ड मार्केट में टैक्स लगाते थे तो उसमें इंडेक्सेशन विद इन्फ्लेशन अलाउ करते थे। तो उसमें क्या होता था कि मान लीजिए आपने 2013 में एक बॉन्ड खरीदा और 2023 में बेचे, मान लीजिए वो बॉन्ड की वैल्यू 100 की जगह 200 हो गई, तो इफेक्टिवली आपको 100 रुपये का फायदा हुआ, लेकिन आप पे 100 रुपये के ऊपर टैक्स नहीं लगेगा, आप पे टैक्स लगेगा। फिर इन्फ्लेशन मान लीजिए इस बीच में 50 रुपये बढ़ गया है, तो आपको 100 - 50 जो इन्फ्लेशन एडजस्ट सर इसको ब्रॉडली हम लोग सर लास्ट में एक बार डिस्कस कर लेंगे कि व्हाट कुड बी डन, कितने स्टेप्स हो सकते मैं हैं। मतलब ये कह रहा हूँ कि दिस इज द रीजन दैट आवर इकोनॉमी कैन बी इन ट्रबल, दैट अगर हमने ये रिफॉर्म्स नहीं की कि मतलब मेरे कहने का मतलब ये है कि अभी कोई ट्रबल नहीं है, बट ये थोड़ा छोटी छोटी चीजें हैं कि जो अभी हिट कर रही हैं हमें। अच्छा सर, ठीक है। दूसरा से एनर्जी सिक्योरिटी पे हमें ध्यान देना होगा, और वो भी हम लोग बाद में बात करेंगे कैसे वैसा कर सकते हैं, उसको ठीक करना होगा। तो कहने का मतलब है नो ट्रबल राइट नाउ, बट इफ वी डोंट डू द रिफॉर्म्स देन देयर विल बी ट्रबल इन 2-3 years। ओके सर। क्योंकि हम अभी ईरान वॉर मान लीजिए रुक भी गया, ईरान यूएस वॉर, तो कोई नई अनसर्टेनिटी आ जाएगी। अभी तो हम देख ही रहे हैं, पिछले साल ट्रम्प के टैरिफ की अनसर्टेनिटी थी, वो खत्म हुआ, इसराइल हमास वॉर की अनसर्टेनिटी चलती रही, ईरान वॉर, तो अनसर्टेनिटी की दुनिया है अब। तो इंडिया विल हैव टू डू इंटरनल रिफॉर्म्स ताकि क्राइसिस बने ना। अभी कोई क्राइसिस नहीं है। राइट। प्रखर सर आपसे क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ, क्या आपको लगता है रुपी 100 को टच कर जाएगा क्या? सर अब जैसे लास्ट से हम ट्रेंड्स देखें, अगर जैसे लास्ट ईयर 85 रुपीज़ के आसपास था, अभी 95-96 चल रहा है, तो इट वाज अ स्पेकुलेशन अभी चल रहा था मार्केट में कि 100 को टच कर जाएगा, बट इट इज़ वेरी अनलाइकली इन माय पॉइंट ऑफ व्यू, क्योंकि अभी बैंक ऑफ अमेरिका ने भी बोला है कि ये फिर से वापस 86-87 पे जाएगा, क्योंकि इंडिया का जो रुपी डिप्रिसिएशन का एक बहुत बड़ा रीज़न ये भी है कि हम 85-90% जो हमारा खर्च है वो इंपोर्ट पे, ऑयल इंपोर्ट पे करते हैं। एंड अभी जो ऑयल का प्राइस चल रहा है अप्रॉक्सीमेटली 100 रुपीज़ पर बैरल चल रहा है, $100 पर बैरल चल रहा है। अब तो $93 पे आ गया है। हाँ, और 100 टच करने के लिए दिस वैल्यू शुड बी अप्रॉक्सीमेटली $130 पर बैरल। तो और साथ ही साथ ये ग्लोबल अनसर्टेनिटी वाली सिचुएशन को भी होना पड़ेगा, तभी हम 100 को टच करेंगे। तो मेरे हिसाब से इट इज़ वेरी अनलाइकली, और ये इन द कमिंग पीरियड हम देखेंगे कि ये वापस 96 से कम होना शुरू होगा। जैसे मेरे इसमें एक और टेक है, इवन इफ इट गोज टू 100 इट्स अ नेचुरल डिस्कोर्स। 1991 में इट वाज 12 रुपीज टू अ डॉलर रिफॉर्म के पहले, फिर उन्होंने डिवैल्यू किया, 17 रुपीज अ डॉलर कर दिया इमीडिएटली। 17 भी मान लें अगर, तो फ्रॉम 17 रुपीज अ डॉलर रुपी हैज रीच्ड 90 रुपीज अ डॉलर। बट इस बीच में हमें क्या तकलीफ हुई? जीडीपी हैज गॉन अप, एक्सपोर्ट्स हैव गॉन रिलेटिवली फास्टर देन इंपोर्ट्स, इन्फ्लेशन कभी नहीं बढ़ा इतना बहुत ज़्यादा, मतलब इंडिया के एवरेज इन्फ्लेशन 5% भी नहीं है पिछले 30-35 साल का। फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व $700 बिलियन के आसपास है। मेरे कहने का मतलब यह है कि एक्सचेंज रेट इज नथिंग बट सिंपली अ रिफ्लेक्शन ऑफ प्राइस ऑफ वन करेंसी फॉर अनदर। तो अगर रुपी $100 के रुपीज टू डॉलर के नीचे भी जाती है, 100 इज जस्ट अ नंबर। इट्स जस्ट अ नंबर, इट विल नॉट बी अ अगर हम प्रॉब्लम। यूरो के टर्म्स में देखें तो 1 यूरो इज कॉस्टिंग 110 रुपीस। और अगर और कुछ लोग कहते हैं देश की रिस्पेक्ट का सवाल है, पर उस हिसाब से तो फिर जापान की कोई इज्जत नहीं होनी चाहिए थी, क्योंकि उनकी करेंसी की वैल्यू हमसे भी कम है। तो ये एक ट्रेजेक्ट्री है। रादर रुपी को थोड़ा डिप्रिशिएट होने देना चाहिए ताकि हमारे एक्सपोर्टर्स को बेनिफिट हो पाए थोड़ा। और अभी क्या हालत है कि अगर हम रियल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट पे देखें तो ओनली 3% डिप्रिसिएशन हैज हैपेंड, जबकि नॉमिनल एक्सचेंज रेट का डिप्रिसिएशन 15% हो गया है, लेकिन रियल ओनली 3% है। तो मेरे ख्याल से रियल एक्सचेंज रेट ज़्यादा इंपॉर्टेंट मैटर करता है। तो गोइंग टू 100 आई थिंक इतना ठीक है। फिर मैं कहूँगा पॉलिटिकल रीजन से सेंसेशन फैलाने को, मीडिया में बोलने को, एक अलग बात है, लेकिन अगर रियलिस्टिकली देखें तो 100 रुपीज़, इवन 110 रुपीज़, आप अभी जैसे आप ही ने कहा अभिषेक जी कि 73 पे रुपी था 2021 में, आज 95 पे है। बट वी हैव नॉट बीन सीइंग कि हमारा कोई क्राइसिस मैसिवली आ गया, या इन्फ्लेशन लेवल्स, लोग कहते हैं ना रुपी डिप्रिशिएट होगा तो इन्फ्लेशन बहुत बढ़ जाएगा क्योंकि ऑयल कॉस्टली हो जाएगा, लेकिन इन्फ्लेशन तो फूड से भी इफेक्ट होता है, इन्फ्लेशन इफेक्ट होता है देश के डिमांड फैक्टर्स से भी। तो हम देखिए पिछले 3 साल में रुपी लगातार डिप्रिशिएट हुआ है, ऑलमोस्ट 30% डिप्रिशिएट हुआ है, बट इन्फ्लेशन लेवल 23 के बाद तो कम ही हो गया। तो मुझे लगता है कि ये एग्जैजरेटेड टॉक्स भी हैं। इनफैक्ट सर ये कुछ थियरीज हैं जो बोलती हैं कि ये डेलिबरेटली किया जा रहा है कि रुपी को डिप्रिशिएट किया जा रहा है, सो दैट कि जो टैरिफ्स आ रहे हैं या फिर जो अदर थिंग्स है उस पर इम्पैक्ट कम आए। एक्चुअली ये थियोरेटिकली है भी। एक तो हमारा रुपी ओवर वैल्यूड था इन रियल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट टर्म्स,
107 पे था, मतलब 7% ओवर वैल्यूड था, तो करेक्शन होना जरूरी था। शक्तिकांत दास जी जब आरबीआई के गवर्नर थे तो उनकी अपनी एक विचारधारा रही होगी, अब उस पर मैं नहीं जाऊंगा डिटेल में, बट इंपॉर्टेंट इज दैट ही डिड नॉट अलाउ रूपी टू डेप्रिशिएट मच। सो रूपी वाज 71 rupees to a dollar, then again to 73, and then during his tenure he did not allow it to go below 77 78, तो करेक्शन रिक्वायर्ड था। दूसरा, अब आप देखिए ट्रम्प्स के टैरिफ हैं या ग्लोबल कंपटीशन बढ़ गया मार्केट में, तो उसके लिए क्या करना होगा? अब तो ये करना ही होगा कि आप किसी और तरह से प्रोटेक्शन दें। तो प्रोटेक्शन का तरीका एक्सपोर्ट को सस्ता बनाइए। कैसे बनाइए? रुपये को गिरने दीजिए वैल्यू में। इंपोर्ट महंगा होगा तो आत्मनिर्भर भारत को, जैसे आज आप चाइना से मंगा लेते हैं ग्लास मिरर्स, वो नहीं आएंगे, देश के ग्लास मिरर्स बिकेंगे। तो दैट इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट। बट यहाँ मैं एक बात ऐड करना चाहूंगा, बस इतना कि रुपया डिप्रिसिएशन इज वन वे ऑफ प्रोटेक्टिंग द डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरर्स एंड प्रमोटिंग डोमेस्टिक एक्सपोर्ट्स, बट देन स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स विल बी नीडेड, मेनी ऑफ देम, टू मेक श्योर ये मैन्युफैक्चरिंग बढ़ सके। क्योंकि अगर रुपया डिप्रिशिएट हुआ और आपके पास मैन्युफैक्चरिंग स्ट्रांग नहीं है और वो एक्सपोर्ट हुआ ही नहीं, तब तो डेफिसिट बढ़ जाएगा घटने की जगह, क्योंकि तब आपको इंपोर्ट मजबूरी में करना पड़ेगा। तो ये अगर सरकार के कोर्ट में बॉल है। अब अगर वो स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स करते हैं तो हमें, जो शुरू हो चुका है जीएसटी का रिफॉर्म, क्योंकि ये भी बीच में मैं बोल देता हूँ कि पिछले 5-6 महीने में एक्शन लिए गए हैं, लेकिन उसमें यही है कि अब ये एक्शन को कंक्रीट बनाना पड़ेगा टू मेक श्योर थिंग्स गो। ठीक है सर, तो अगर हम साइंस में देखें, लेट्स से कि डेप्रिसिएशन ऑफ रुपी हो रहा है, तो ओवरऑल इम्पैक्ट क्या होने वाला है हमारी इकोनॉमी पे? इसमें विशेष जी मैं एक बात और ऐड करूंगा कि रूपी डेप्रिसिएशन का एक और कारण है, हम इंटरनल इन्फ्लिक्टेड वुंड्स भी हैं। जैसे हमने क्वालिटी कंट्रोल ऑर्डर लगा दिया, 17 कमोडिटीज पे थे। ये है कि इंपोर्ट करने से पहले आपको परमिशन लेना पड़ेगा, तो एक तरह का इंपोर्ट लाइसेंस ही है ये। तो पहले 17 कमोडिटीज पे थे टू कीप द कंट्री सेफ, कि ऐसा ना हो कि घटिया कमोडिटी देश में आ जाए। धीरे धीरे इसमें सरकारीकरण ज़्यादा बढ़ गया और ये 765 कमोडिटी पे चला गया। ये हमें हर्ट कर रहा है। बायलैटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटी हमने साइन की थी 2015 में, हम इसके वॉकआउट कर गए। इसके चलते फॉरेन इन्वेस्टर्स आना बंद हो गए, ये हमें हर्ट कर रहा है। मेरे कहने का मतलब ये है कि ये चीज़ें हम रोक सकते हैं। अगर हम रोक लें तो अभी रूपी डेप्रिशिएट कर रहा है, हमारा एक्सपोर्ट बढ़ने के चांसेस हैं, इंपोर्ट कम होने के चांसेस हैं, और फॉरेन इन्वेस्टर्स के देश में आने के चांसेस हैं, क्योंकि फॉरेन इन्वेस्टर्स के लिए रूपी सस्ता हो गया, एक्सपोर्टर्स के लिए रूपी सस्ता हो गया, और इंपोर्टर्स के लिए फॉरेन कमोडिटी महंगी हो गई। तो अभी तो ये देश को बेनिफिट दे सकता है, लेकिन अगर हम अपने बायलैटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटीज़ को रिवाइव कर लें और अगर हम अपने इंटरनल क्वालिटी कंट्रोल ऑर्डर्स को रिवाइव करें, तब ये बेनिफिट्स हमें मिलेंगे। टैक्सेशन को प्रिंसिपल्स को ठीक करें, तब ये बेनिफिट्स मिलेंगे। नहीं तो रुपया डिप्रिशिएट होने से रादर डेफिसिट शायद बढ़ जाएगा। अच्छा सर, तो और अलग अलग सेक्टर्स पे क्या इम्पैक्ट आएंगे सर? अब जैसे मैं आपको बताता हूँ, सर्विस सेक्टर विल गेन, क्योंकि जो आईटी एक्सपोर्ट्स हैं हमारे ऑलरेडी $200 बिलियन है। ये हमें समझना चाहिए कि अब इंडिया के आईटी एक्सपोर्ट सऊदी अरेबिया के ऑयल एक्सपोर्ट से ज़्यादा हैं, तो दुनिया बदल रही है। तो आईटी सेक्टर के एक्सपोर्ट्स बढ़ेंगे, कंसल्टेंसी के एक्सपोर्ट्स बढ़ेंगे, क्योंकि इंडिया के हाई एंड कंसल्टेंट्स जो हैं, जैसे लॉयर्स, डॉक्टर्स, अकाउंटेंट्स, वहाँ डिमांड बढ़ता है क्योंकि हम चीपर प्रोड्यूस कर सकते हैं सर्विस। कमोडिटीज़ में इंडिया की जो लेबर इंटेंसिव कमोडिटीज़ हैं, जैसे टेक्सटाइल, फुटवेयर, लेदर गुड्स, फर्नीचर, इनके डिमांड बढ़ जाएंगी, हम बेच सकते हैं ज़्यादा। और इसके अलावा इन्वेस्टर्स जो हैं, उनके लिए इंडिया में इन्वेस्ट करना अब चीपर हो गया, क्योंकि सस्ता हो गया इंडिया के इन्वेस्टमेंट्स खरीदना। तो वो इन्वेस्टमेंट इनफ्लो एक बार वर्ल्ड स्टेबलाइज करे तो आने की शुरुआत हो सकती है। नेगेटिव्स ये हो सकते, तो सेक्टरली इन चीज़ों पे हम देख सकते हैं। सेक्टरली एक और जगह फर्क पड़ेगा, दैट इज द ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर्स इन इंडिया। ये जीसीसी से जो फ्रंट एंड ऑफिसेज हैं ग्लोबल मल्टीनेशनल्स के, ये इंडिया में ज़्यादा स्टैब्लिश हो गया, अगेन इट बिकम्स चीपर, क्योंकि रुपया सस्ता हो रहा है। तो सेक्टरली हमें इन सेक्टर्स में फ़ायदा होगा। नेगेटिव कहाँ है? एक नेगेटिव होगा इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर के लिए, क्योंकि हम इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर जो है वो 70% चीज़ें इंपोर्ट करके फिर उसमें वैल्यू ऐड करके बेचते हैं। अब इंपोर्ट्स कॉस्टली हो जाएंगे। दूसरा नेगेटिव है जेम्स एंड ज्वेलरी सेक्टर के लिए, क्योंकि हम रॉ जेम्स एंड ज्वेलरी इंपोर्ट करते हैं, फिर उसमें वैल्यू ऐड करते हैं, एक्सपोर्ट करते हैं। पेट्रोलियम ऑयल लुब्रिकेंट सेक्टर के लिए क्रूड ऑयल महंगा हो जाएगा। तो इस केस में हमें ये ध्यान रखना है कि रुपया के डिप्रिसिएशन रियल टर्म्स में देखा जाए और हम अपने इंटरनल स्ट्रक्चर को स्ट्रॉन्ग करते रहें। जैसे कि अगर हम इंडिया में रिफाइनरीज अच्छी बना लेंगे तो क्रूड ऑयल महंगा भी होगा, तो भी हम उन्हें रिफाइन करके इंडिया में जैसे आप देखेंगे पेट्रोल और डीजल के दाम हमें उतना नहीं बढ़ाना पड़ा है, बढ़ेगा अभी और, लेकिन उतना नहीं बढ़ाना पड़ा। लेकिन एलपीजी की क्राइसिस हुई क्योंकि एलपीजी की रिफाइनिंग कैपेसिटी नहीं थी, पेट्रोल डीजल की थी। तो उस तरह से ध्यान रखना पड़ेगा। एक और सेक्टर पे असर पड़ेगा डिप्रिसिएशन का, जिस पे खतरा है, फर्टिलाइजर पे, क्योंकि हम इंडिया में ऑलमोस्ट 50% फर्टिलाइजर इंपोर्टेड है, और जो फर्टिलाइजर हम इंडिया में बनाते भी हैं उनके जो इंग्रेडिएंट्स हैं वो इंपोर्टेड हैं, तो उस पर असर पड़ेगा नेगेटिव।
और एक और असर पड़ेगा वो होगा फार्मास्यूटिकल सेक्टर पे, क्योंकि 52% ऑफ फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स आर इम्पोर्टेड। तो ये इम्पोर्ट प्राइसेस बढ़ेंगे और यहाँ पर है कि हम मजबूरी है हमारी, खरीदना ही पड़ेगा बाहर से। तो देश में प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ाने की कोशिश इन चीज़ों में होनी चाहिए। इसीलिए मोदी जी ने बोला था कि ये सब चीज़ें नहीं खरीदी। ये सब चीज़ें नहीं खरीदी। वैसे मुझे ऐसा लगता है कि अगर शायद उन्होंने ऐसा कहा कि लोगों को मैसेज दिया जा सके, बट मुझे ऐसा लगता है कि अगर हम लोगों को ये मैसेज इस तरह से देते कि देखिए गोल्ड आप खरीद सकते हैं, लेकिन आप वो गोल्ड खरीदिए जिसमें मेड इन इंडिया मार्क लगा हुआ है, तो कोई दिक्कत नहीं है सोना खरीदने में। या क्योंकि फाइनली फायदा वैल्यू एडिशन भारत में हो रहा है। या आप फॉरेन ट्रिप के लिए जाइए, बट उस फॉरेन ट्रिप पे अगर आप जा रहे हैं तो आप अगर, क्योंकि बिजनेस के लिए भी लोग फॉरेन ट्रिप पे जाते हैं या घूमने के लिए भी गए, तो आप फॉरेन ट्रिप पे जा रहे हैं तो एक इंडिया का अच्छा वहाँ पर ये बनाइए, इंप्रेशन बनाइए, ताकि वहाँ के लोग भी इंडिया आ सकें। मेरे कहने का मतलब ये है अभिषेक जी कि इम्पोर्ट रोकना गोल्ड का या फॉरेन ट्रिप पे जाना, सच पूछिए तो मैं बहुत सहमत नहीं था उनके स्टेटमेंट से। मुझे नहीं लगा कि ज़रूरत थी ये बोलने की। इसकी जगह हमारा ध्यान होना चाहिए हम अपने एक्सपोर्ट कैसे बढ़ा सकते हैं। बिल्कुल सही। कि भाई हमारे यहाँ लोग ज़्यादा आ जाए टूरिस्ट, तो हमारे टूरिस्ट बाहर गए, बाहर वाले यहाँ आए, हमें फ़ायदा हो गया। या हम अपने यहाँ के अगर इंफ्रास्ट्रक्चर को अच्छा कर लें, ट्रैफिक जैम्स को कम कर दें, तो पेट्रोलियम प्रोडक्ट का कंजम्पशन वैसे ही कम हो जाएगा। या अगर हम अपने यहाँ पर फ्राइड प्रोडक्ट्स, जैसे होगा कि एडिबल ऑयल का इंपोर्ट करना पड़ता है, अगर हम डोमेस्टिक एडिबल ऑयल इंडस्ट्री को ग्रो करवा दें, रिफाइन जो एडिबल ऑयल प्रोसेसिंग है वो इंडिया में, क्योंकि आज इंडिया में एडिबल ऑयल प्रोसेसिंग अदानी विलमार जैसी कंपनी छोड़ दें तो ज़्यादातर एमएसएमई में होता है, अगर इन्हें सपोर्ट कर दें तो एडिबल ऑयल प्रोसेसिंग इंडिया में बढ़ जाएगी। मेरे कहने का मतलब है कि रादर देन रिस्ट्रिक्टिंग पीपल फ्रॉम डूइंग समथिंग, इफ वी रादर एक्सपैंड आवर ओन होराइजन एंड डू, तो हमें करंट अकाउंट डेफिसिट भी नहीं मिलना देखना पड़ेगा। हाँ, प्राइम मिनिस्टर ने ऐसा क्यों कहा होगा, ऐसा मुझे लगता है क्योंकि अभी हमारे पास फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स काफ़ी हैं, लेकिन उसमें से करीब $120 बिलियन गोल्ड के टर्म में है, तो हम गोल्ड में तो ट्रांजैक्ट नहीं करेंगे। फॉरेन करेंसी के टर्म में $570 बिलियन है। अगर ईरान वॉर नहीं थमा जल्दी, ईरान यूएस वॉर, तो करेंसी पे डिप्लीशन की दिक्कत आ सकती है। तो शायद वो ये मीन कर रहे थे, मैं बस मीनिंग निकाल रहा हूँ, कि आप अननेसेसरी एक परचेजेस मत करें। लेकिन इंडिया में जैसे गोल्ड है वो तो एक कल्चरल शादी से लेके मृत्यु से लेके जन्म तक हर जगह ही है, तो मुझे लगता है वो रोकना लोग शायद नहीं कर पाएंगे। तो हमें ये तरीका ढूंढना चाहिए कि हम कैसे इनफ्लो बढ़ा पाएं रादर देन आउटफ्लो रोकने के। जी सर। प्रखर सर, आपसे क्वेश्चन है, हम देखते हैं कि जब भी रुपी डिप्रिशिएट करता है आरबीआई मैनेज करने की कोशिश करता है, इंटरवीन करता है, तो क्या आरबीआई का इंटरवेंशन इज करेक्ट? अभी तो हम इंडिया में जो एक्सचेंज रेट सिस्टम फॉलो कर रहे हैं वो है डर्टी फ्लोटिंग सिस्टम। अब इसमें आरबीआई जनरली इंटरफियर नहीं करता है, बट एक्चुअली जब रुपी इतना स्लाइड कर रहा है तो आरबीआई हैड टू इंटरवीन रिसेंटली। अभी इसके लिए आरबीआई ने क्या बोला है कि हम $5 बिलियन का एक स्वैप एग्रीमेंट करेंगे, जिसमें हम डॉलर और रुपीस को सेल और बाईबैक करेंगे। अब स्वैप में एक्चुअली क्या होता है सर कि चूंकि रुपया हमारा वीक है, तो डॉलर की सप्लाई वो कम करना चाहते हैं, डॉलर की सप्लाई बढ़ाना चाहते हैं, नॉट कम करना चाहते हैं, बढ़ाना चाहते हैं। तो जो स्वैप इज़ अ टेम्परेरी सोल्यूशन, जहाँ पर आरबीआई कॉमर्शियल बैंक के साथ एक लीज एग्रीमेंट करता है, जिसमें बोलता है कि आप अभी मैं आपको डॉलर सप्लाई कर रहा हूँ, आपसे रुपए सक कर लेंगे, जिससे रुपए की डिमांड बढ़े, रुपए की डिमांड बढ़े और डॉलर की सप्लाई बढ़ जाए। इस वजह से क्या होगा, हमारा रुपया धीरे धीरे डॉलर के कंपैरिजन में स्ट्रांग होगा। और स्वैप एग्रीमेंट में क्या होता है, एक फिक्स्ड टेन्योर होता है, जिसके बाद आरबीआई को फिर से वो डॉलर वापस लेना पड़ेगा। ये बिल्कुल ऐसे समझ लीजिए हमारी किटी में कुछ या हमारी बास्केट में कुछ सामान है और मैंने आपको उधार के तौर पे दिया, तो मुझे अभी तो लग रहा है कि मेरा तो फॉरेक्स कम हो गया है, बट वो वापस फिर से आ जाएगा मेरे पास। बट इससे होगा क्या कि टेम्परेरी जो हमारा रुपये लगातार स्लाइड कर रहा था वो रुक जाएगा, वो कंट्रोल हो जाएगा। अब ये सही तो एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि अभी तो स्लाइड करना रोकना इस आरबीआई टॉप प्रायोरिटी, कि स्लाइड रुक जाए पहले, फिर हम देखेंगे बाकी क्या हो रहा है। लेकिन जैसे सर ने भी अभी स्ट्रक्चरल सॉल्यूशंस की बात करी, स्वैप एग्रीमेंट इज ऑल्सो इट इज़ अ डेफरल, हम डेफर कर रहे हैं चीज़ें, बट इट इज़ डेफिनेटली नॉट अ परमानेंट सोल्यूशन। परमानेंट सोल्यूशन इज, जैसे सर ने बताया कि हमें स्ट्रक्चरल चेंजेस करने पड़ेंगे, कि ज़्यादातर हमारा अगर 85 to 90% खर्चा इंपोर्ट पे हो रहा है, वो भी क्रूड ऑयल वगैरह पे, तो हम जैसे नेशनल हाइड्रोजन मिशन और ये सब चीज़ें आ रही हैं, रिन्यूएबल की तरफ हम कितना जा सकते हैं। साथ ही साथ एक सर ने एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बताया बायलैटरल एग्रीमेंट्स का। हमको या गवर्नमेंट इज ऑल्सो ट्राइंग टू डू दैट इंटरनेशनलाइजेशन ऑफ रुपी,
कि अगर मुझे किसी कंट्री के साथ करना है, ट्रेड करना है, तो हम डॉलर को क्यों यूज़ कर रहे हैं? वाई कांट वी यूज़ रुपी? तो हम उस तरफ जाने की कोशिश कर रहे हैं। और अगर इसकी इफेक्टिवनेस देखें हम स्वैप एग्रीमेंट की सर, तो स्वैप एग्रीमेंट में ऐसा बोलते हैं कि 2 से 3 साल के स्वैप टेन्योर के बाद दिस विल नॉट इवन वर्क, वो फिर से रुपए पे डाउनवर्ड प्रेशर डालेगा। सो द अल्टीमेट एंड द फाइनल सोल्यूशन इज टू हैव द स्ट्रक्चरल सॉल्यूशंस इन आवर हैंड। और अभी एक चीज इसमें क्या है कि जस्ट टू आंसर इट, दैट अभी राइट नाउ आरबीआई इज करेक्ट इन इंटरवीनिंग, क्योंकि होता क्या है अभिषेक जी कि एक ना स्पेकुलेटिव अटैक आता है आपकी करेंसी पे। जैसे इंडिया की करेंसी नीचे गई तो दो तरह, एक तो स्पेकुलेटर्स एक्टिव हो जाते हैं जो सोचते हैं इस करेंसी को और नीचे ले जाओ, क्योंकि लोग तो ऑलरेडी डरे हुए हैं और तब हम फायदा कमा लेंगे जब ये बहुत नीचे चली जाएगी, तब इसे खरीद कर और डॉलर बेच कर। दूसरा क्या है कि कुछ प्रोडक्टिवली भी क्या हो जाता है कि लोग डरने लगते हैं तो हेजिंग करने लगते हैं। तो हेजिंग में क्या होता है, प्रोटेक्शन लेंगे कि मैं आज देख रहा हूँ रुपया गिर रहा है तो मैं आज ही डॉलर खरीद कर रुपया बेचने लग जाऊं कि मैंने आप आज ही बेच दिया भाई, कल को और नीचे चला जाएगा तो बेचने की नौबत ना आए। तो लोग फ्यूचर ट्रांजैक्शन को आज करने लगते हैं कि आज ही डॉलर खरीदने लगेंगे, आज रुपया बेचने लगेंगे, एक्सपेक्टिंग दैट डॉलर वैल्यू विल राइज एंड रुपी वैल्यू विल फॉल। इससे क्या होगा, डेफिनेटली देन इट विल फॉल, ये सेल्फ फुलफिलिंग एक्सपेक्टेशन हो जाती है। तो आरबीआई कोशिश कर रही है कि इस तरह की हेजिंग को या इस तरह के स्पेकुलेशन को रोक सकें, और इसीलिए जैसा प्रखर सर ने बिल्कुल करेक्टली बोला कि वो स्वैप अग्रीमेंट डाल रहे हैं, साथ में अपने फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व सेल कर रहे हैं मार्केट में, ताकि ओवरऑल मार्केट स्टेबिलिटी बनी रहे। तो सर अब ये तो आरबीआई का हो गया कि इंटरवीन क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है। तो जो हमारी गवर्नमेंट है, हाँ। इतने सारे आर्टिकल्स आ रहे हैं कि व्हाट आर द डिफरेंट स्टेप्स गवर्नमेंट इज टेकिंग टू कंट्रोल दिस स्लाइड ऑफ रुपी। गवर्नमेंट ने 3 काम किए हैं जो ठीक है, अभी स्लाइड ऑफ रुपी को रोकने में मदद करेगा। स्लाइड ऑफ रुपी इन द सेंस कि रुपी को एक ट्रेजेक्टरी देगा। स्लाइड होना मैंने जैसा कहा कोई बड़ी बात नहीं है, 100 हो जाए 105 हो जाए, ऐसा ना हो कि 105 2 महीने में हो जाए, 1 महीने में हो जाए, देन इट्स अ ट्रबल थिंग। तो एक तो गवर्नमेंट ने क्या किया है, दैट दे हैव लिबरलाइज्ड द रूल्स फॉर एफडीआई, जैसे 100% अलाउ कर दिया इंश्योरेंस में एफडीआई, एफपीआई अलाउ कर दिया, लिबरलाइज्ड रूल्स। पहले 15% अलाउड था एक सेक्टर में, अब 25% तक अलाउ कर दिया। तो दे हैव लिबरलाइज्ड द रूल्स ऑन एफडीआई एंड एफपीआई टू मेक श्योर दैट इनफ्लो बढ़ाया जा सके। दूसरी चीज जो सरकार ने की है वो है बायलैटरल अग्रीमेंट्स, फ्री ट्रेड अग्रीमेंट्स, यूरोपियन यूनियन के साथ, यूके के साथ, न्यूजीलैंड के साथ। तो वहां से अगेन मनी विल स्टार्ट फ्लोइंग इन विद द बायलैटरल फ्री ट्रेड अग्रीमेंट्स। और तीसरी चीज गवर्नमेंट ने की है दैट दे हैव स्टार्टेड मेकिंग श्योर दैट देयर इज मोर एंड मोर एनकरेजमेंट टू डोमेस्टिक प्रोडक्टिविटी इनहेंसमेंट बाय मेकिंग श्योर इंफ्रास्ट्रक्चर पे खर्चा हो, टैक्स रूल्स को ज़्यादा थोड़ा सिंप्लीफाई किया जा सके। तो हम ये देखते हैं कि भले ही अभी प्राइवेट इन्वेस्टमेंट ने अभी तक पिकअप करना शुरू नहीं किया है, इट हैज़ टू पिक अप टू गिव कंट्री अ बेटर डिस्कोर्स, लेकिन ये कुछ स्टेप्स लिए जा रहे हैं। क्वालिटी कंट्रोल ऑर्डर्स 200 चीज़ों पर हटा दिए गए। पर आपको यही मैं बताऊंगा, राजीव जी हैं कैबिनेट सेक्रेटरी रहे हुए हैं, उनके अंदर एक एक्सपर्ट कमेटी बनी जो सजेशन दे रही थी कि भाई क्या क्या चीज़ें हैं जो इंडिया को हार्म कर रही हैं। उन्होंने कहा कि 765 प्रोडक्ट पे क्वालिटी कंट्रोल ऑर्डर है, 600 पे हटा दीजिए। उनके कहने के बाद भी 200 पे हटाया गया है। तो ये जो ब्यूरोक्रेटिक स्लो डाउन होता है हमारे यहाँ, अगर ये ना हो, 20 बिलियन 30 बिलियन डॉलर का इन्फ्लो तो इसी बात पर हो जाएगा इस देश में, अगर हम अपने एफपीआई रेस्ट्रिक्शंस हटा दें। तो ये छोटी छोटी चीज़ें अगर हम बदल दें तो बात बनेगी। ये अभी तक नहीं हुआ, पर इस दिशा में अब काम हो रहा है, थैंकफुली एटलीस्ट पीपल हैव बिकम कॉन्शियस। तो सर ये तो व्हाट आर द स्टेप्स गवर्नमेंट इज टेकिंग, ये हो गया। अगर हम ब्रॉडर सेंस में बोलें, लॉन्ग टर्म में देखें, तो व्हाट फर्दर कैन बी डन इन दिस रिगार्ड? इंडिया हैज़ अ ह्यूज पोटेंशियल। हमें, मैं बस 5-6 चीज़ें क्विकली आउटलाइन कर दूंगा जो हमें करना चाहिए। मोस्ट इंपॉर्टेंटली इंडस्ट्रियल स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स, लेबर मार्केट रिफॉर्म्स हमने किया है, इसे जल्दी से जल्दी एक्सपैंड करें, लैंड एक्विजिशन आसान करें। वी शुड ट्राई मेकिंग श्योर कैपिटल अवेलेबल हो एमएसएमई के लिए, ताकि वहाँ ग्रोथ देखने को मिल सके। वो एक्सपोर्ट ओरिएंटेड सेक्टर है, 45% ऑफ मैन्युफैक्चरिंग एक्सपोर्ट इज एमएसएमई। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स की बेटर प्रोटेक्शन हो, ताकि हाई वैल्यू एक्सपेंडिचर हमारे प्रोडक्शन हमारे यहाँ आ सके। सर्विस सेक्टर के अलावा टूरिज्म को, सर्विस सेक्टर में टूरिज्म को प्रमोट करें हम, ताकि टूरिज्म एक्सपोर्ट बढ़े इंडिया की, उसके खर्चे हम बना सकें। अपने एजुकेशन सेक्टर को प्रमोट करें ताकि अफ्रीका, ईस्ट एशिया, यहाँ के बच्चे हमारी यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ें। तो इन चीज़ों को अगर हम करेंगे तो मनी फ्लो का तरीका बढ़ेगा। तो दिस इज अबाउट इंक्रीजिंग एक्सपोर्ट। करंट अकाउंट सेकेंड, हम पक्का करें या जो कोशिश करें कि कैपिटल अकाउंट में मोर लिबरलाइज्ड एफपीआई इज अलाउड। आज जैसे हमने सेक्टरल रिस्ट्रिक्शंस लगा रखे हैं, उनको थोड़ा लिबरलाइज किया जा सकता है। टैक्सेस जो हमने लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स पे ऑलमोस्ट डबल कर दिए हैं, जैसे 2018 तक 0% था, आज 12.5% है, इसे थोड़ा रैशनलाइज किया जा सकता है। और इसके अलावा
अगर हम डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरर्स को फ्रीडम टू प्रोडक्शन दें, लेबर इंटेंसिव जैसे फर्नीचर हो गया, टॉयज हो गए, और इनके एक्सपोर्ट्स को बढ़ाएं, और एग्रीकल्चर की वैल्यू एडिशन जैसे फ्लावर में, हॉर्टिकल्चर में, और इसके एक्सपोर्ट, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट स्कीम ऑलरेडी है, इसके एक्सपोर्ट को बढ़ाएं, तो एक्सपोर्ट से भी पैसा आएगा, एफपीआई में पैसा आएगा, और देश में क्वालिटी कंट्रोल ऑर्डर, टू मेनी रेस्ट्रिक्शंस, जो लोअर ब्यूरोक्रेसी है हमारी, इट इज स्टिल टफ टू डू बिजनेस, और ये रिफ्लेक्टेड है, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट भी इंडिया में नहीं पिक कर रहा। तो इन रिफॉर्म्स को अगर किया जाए तो मेरे ख्याल से गवर्नेंस ज़्यादा बेहतर सपोर्ट करेगी, एंड वी विल हैव मच मोर इनफ्लो, और तब रूपी डेप्रिसिएशन तो नहीं ही होगा, जीडीपी ग्रोथ भी फास्टर होगा और डिस्ट्रीब्यूशन बेटर होगा, क्योंकि ये रिफॉर्म्स रूरल एरियाज में ले जाएंगे ग्रोथ को, तो वो करना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इन वन लाइन, एब्सोल्युटली। जी सर। सर, वुड यू लाइक टू ऐड एनीथिंग टू दिस? जो अभी सर ने सबसे इम्पोर्टेंट बात बोली कि हमें ग्रास रूट लेवल पर चीज़ों को कैसे पहुंचाना है। सर ने अभी बीच में बात करी थी मैन्युफैक्चरिंग वाली भी, तो ऑल्सो हमें ऐसी इंडस्ट्रीज़ को भी डेवलप करना चाहिए जो लेबर इंटेंसिव है, जैसे लेदर वगैरह, क्योंकि इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग अभी भी काफ़ी कम है। तो जो इम्पोर्ट सब्स्टिट्यूशन है, क्योंकि हमें किसी तरह से हम अपना इम्पोर्ट कम कर सकें, तो अगर हम लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्रीज़ इंडिया में करेंगे, एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करेंगे, तो पहली बात तो यहाँ का व्यक्ति बाहर नहीं जाएगा, यहीं पे काम करेगा, एंड ऑल्सो वी विल प्रोड्यूस आवर ओन प्रोडक्ट, तो उतना हम इम्पोर्ट करेंगे नहीं। तो दिस वुड बी द थिंग विच आई वांटेड टू। एक आखिरी चीज़ मैं ऐड करना चाहूँगा अभिषेक जी की, इसमें मुझे ऐसा लगता है एक चीज़ जो इंडिया ने काफ़ी दिनों से इग्नोर कर रखा है, और ये स्टेट गवर्नमेंट का काम है, सेंट्रल गवर्नमेंट यहाँ ज़्यादा नहीं कर पाएगी, वो है ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, स्पेशली ऑन एजुकेशन, स्किल डेवलपमेंट एंड बेसिक हेल्थ केयर। अगर इन पर काम हो तो रिसोर्सेज भले ही कम होंगे या भले ही कठिनाई आएगी, बट अगर ह्यूमन केपेबल होगा देश का, तो वो अपने आप ही जो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट है और जो सर्विस डेवलपमेंट है उसे इतना अच्छा बना देगा कि हमारी डिपेंडेंस ऑन अदर कंट्रीज जो है वो रिलेटिवली कम हो जाएंगे। इसके बेस्ट एग्जांपल हैं जापान और साउथ कोरिया, हु आर नॉट वेरी गिफ्टेड व्हेन इट कम्स टू नेचुरल रिसोर्सेज, बट अपने ह्यूमन डेवलपमेंट पे जो कि उन्होंने ध्यान दिया। और आप देखिएगा इंडिया में भी, सदर्न इंडिया में ह्यूमन डेवलपमेंट पे ज़्यादा ध्यान है। और जब मैं कहता हूँ ह्यूमन डेवलपमेंट, तो ह्यूमन डेवलपमेंट में एजुकेशन, हेल्थ के अलावा मैं पोलिसिंग, सिविक कम्युनिटीज़, जैसे किस तरह की आप पानी की सप्लाई दे रहे हैं, उसको भी लेता हूँ। तो आप देखिएगा सदर्न इंडिया में ह्यूमन डेवलपमेंट पे ज़्यादा ध्यान दिया गया है, तो साउथ ऑफ विंध्यास इंडिया डज बेटर देन नॉर्थ ऑफ विंध्यास, तो ये भी एक लर्निंग एक्सपीरियंस होना चाहिए। सो डियर फ्रेंड्स, दिस वाज टुडेज़ एपिसोड। आई होप कि ये एपिसोड आपको पसंद में आया होगा। ये टॉपिक काफ़ी दिनों से चर्चा में था और काफ़ी लोग स्टूडेंट इसको डिमांड कर रहे थे इसके एक्सप्लेनेशन के लिए, सो दैट्स वाई वी हैव कम अप विद दिस टॉपिक। फर्दर आपको कोई भी सजेशन है कि किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे हम लोग डिस्कशन करें इन बियॉन्ड क्लासरूम में, तो डू लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन। इसका फर्दर हमने एक डॉक्यूमेंट प्रिपेयर किया है, वी विल अपलोड दैट डॉक्यूमेंट ऑन द वेबसाइट, आप लोग वहाँ से जाके इसको देख भी सकते हैं। अंटिल नेक्स्ट एपिसोड, टेकिंग योर लीव, थैंक यू, जय हिंद।